हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो कि बहुत बर्निंग है, लेटेस्ट है, जिस पे हर टीवी चैनल्स पे डिस्कशन हो रहा है। आज वो विषय लेकर आए हैं। वो है अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक अंतरिम जमानत दी गई है 10 मई 2024 को। आज उसके जजमेंट्स पे बात करेंगे कि क्या क्या रीजनिंग दी गई, क्या ऑब्जर्वेशन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज इस पे डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे आसान भाषा में कि क्या क्या रीजनिंग थी जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दी। मेन विषय पे, क्योंकि 3 मई सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इशू आया और सुप्रीम कोर्ट किस विषय पे डील कर रहा है, उस पे आने से पहले एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि एक फैक्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सर्कमस्टांस एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई इस चीजों की। तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एनसीटी दिल्ली ने 20/7/2022 को एक रेगुलर कंप्लेंट फाइल की ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ बाय द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने 20/7/2022 को कंप्लेंट रजिस्टर की। उस कंप्लेंट के बेसिस पे सीबीआई ने जो है वो आरसी दैट इज रेगुलर कंप्लेंट रजिस्टर की 17/8/2022 को। ठीक है। एंड उस कंप्लेंट में जो आरसी नंबर था दैट इज 0032022A0053 एंड दैट दो सीबीआई ने जो कंप्लेंट रजिस्टर की दैट इज अंडर सेक्शन 120B 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 7 ऑफ द पीएमएलए एक्ट 1988। और इस प्रेडिकेट ऑफेंस के बेसिस पे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट दैट इज ईडी ने भी एक कंप्लेंट रजिस्टर कर ली 22/8/2022 को, जिसका ECIR नंबर है HIU-11/14/2022। ये ECIR नंबर या आरसी नंबर, सीबीआई आरसी नंबर मेंशन करती है, नॉर्मल पुलिस FIR नंबर मेंशन करती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ECIR नंबर मेंशन करती है। ECIR का मतलब होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देन देयर आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन बाय द DOE डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट रिजल्टेड इन फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दैट इज ऑन 26/11/2022 को इन्होंने पहला प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट रजिस्टर किया। इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पे स्पेशल कोर्ट ने 20/12/2022 को कॉग्निजेंस लिया। देयर आफ्टर उन्होंने 4 और सप्लीमेंट्री कंप्लेंट रजिस्टर की। इस दौरान सीबीआई ने 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, जिसमें अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, और जो ईडी की जो अपनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो भी अभी पेंडिंग है, जिसमें भी अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। ये है सीक्वेंस क्रोनोलॉजी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। इस केस में अरविंद केजरीवाल ने किस किस तरीके की जो रेमेडी है उसको अवेल किया है। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक केवल लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हिज अरेस्ट को चैलेंज किया है, मतलब अपने अरेस्ट की जो लीगलिटी है एंड वैलिडिटी है वो चैलेंज किया है। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया, जब वहां से रिलीफ नहीं मिली तो दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया, एंड देन हाई कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है उनका अरेस्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपील फाइल की है और उनकी लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अरेस्ट अंडर चैलेंज है। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इशू जो आया है दैट इज स्कोप एंड वायोलेशन ऑफ सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022। ये इशू है सुप्रीम कोर्ट के सामने जिसको डील करना है। अभी सेक्शन 19 जिसके बेसिस पे अरेस्ट जो है ईडी अरेस्ट कर लेती है, वो सेक्शन 19 क्या कहता है एक बार उसको देखते हैं। सेक्शन 19 सेज allows the officials of Directorate of Enforcement that is ED to arrest a person if they have a reasonable basis to believe the person has committed an offense under the law। मतलब अगर ईडी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है अगर उनके पास तर्क संगत आधार है कि इस आदमी ने अपराध किया है कानून के अनुसार। ठीक है। अब तर्क संगत आधार तार्किक कितना है, जो रीजनेबल बेसिस है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करती है। सो इस बेसिस पे वो अरेस्ट कर लेते हैं और इसी की वैलिडिटी जो है वो अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज की है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 3 मई 2024 को अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि मैटर अभी पेंडिंग है, इनकी लीगैलिटी और वैलिडिटी ऑफ अरेस्ट पेंडिंग है, क्या इस दौरान अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, क्या इनको अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए क्या इंटरिम बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने 3 मई
2024 को इस इशू को डिसाइड करने के लिए जो एक तरीके का जो सबमिशन था वो स्टार्ट किया, जिसमें प्रोसिक्यूशन जो डायरेक्टरेट ऑफ जो इन्फोर्समेंट थे इन्होंने भी, इनके वकील ने भी अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल के जो अधिवक्ता है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। क्या क्या आर्गुमेंट्स पेश किए गए और किस तरीके का ऑब्जर्वेशन दिया गया वो अब उस पर आते हैं। जो इंटरवीनिंग फैक्टर था इस केस में विच हैज बीन कंसीडर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर बिफोर द ग्रांट ऑफ द इंटरिम बेल और द रिलीज इज द 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन। जो 18th लोकसभा जनरल इलेक्शन था, दिस इज एन इंटरवीनिंग फैक्टर जिसके बेसिस पे इंटरिम बेल ग्रांट करने के लिए जो है वो एक तरीके से जो सबमिशन था वो इनिशिएट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आया कि व्हाई नॉट डायरेक्ट द अरविंद केजरीवाल टू द ट्रायल कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल। क्यों ना उनको भाई ये कह दिया जाए कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट, वहां जाके अपनी इंटरिम बेल या अग्रिम जमानत लीजिए। वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा बिकॉज he has challenged his arrest under section 19 of the PMLA Act and his appeal is still pending before the Supreme Court. So the Supreme Court not find it appropriate in view of the legal issue and contention that are under examination and consideration before the Supreme Court. क्योंकि जो लीगल अरेस्ट की जो लीगैलिटी एंड वैलिडिटी है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी चैलेंज है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट नहीं किया कि जाके अपने आप रेगुलर बेल कराइए या अग्रिम जमानत ट्रायल कोर्ट से लीजिए। अब आते हैं कि क्या इनको जो इंटरिम बेल मिली है उसकी जो रीजनिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो रीजनिंग क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि जनरल इलेक्शन टू लोकसभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ दिस ईयर। इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट है जनरल लोकसभा इलेक्शन। और जो जनरल इलेक्शन होता है दैट इज अ लिविंग फोर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र है उसकी आत्मा है, उसकी लिविंग फोर्स है। इसी से एनर्जी मिलती है लोकतंत्र को, इसी से मजबूती मिलती है, इसी इलेक्शन से इसी से मजबूती मिलती है। इसी से 5 साल के लिए हम अपने जो नेताओं को या अपने जो पॉलिटिशियंस को या हम अपने लोगों को चुनकर वहां भेजते हैं जो हमारे इश्यूज को पार्लियामेंट में रेज करते हैं और फिर उसी बेसिस पे जो नया नया कानून बनता है और हमारे देश की दिशा और दशा दोनों उसी से परिवर्तित होती है, हमारे यहाँ इलेक्शन से और हमारे यहाँ पे जो हमारा जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, जैसे हमारे मंत्रीगण देश चलाते हैं, सारी पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ये सारा कुछ इनिशिएट, इसकी बिगिनिंग जो होती है वो इलेक्शन से ही होती है। अगर इलेक्शन ही खतरे में आ जाएगा, अगर लोगों को इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए जो है मौका नहीं दिया जाएगा या प्रॉपर कैंपेनिंग नहीं हो पाएगी, तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये सारे इश्यूज जो है रेस किए गए सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो बात है, ये जो मैंने अभी कहा दैट जनरल इलेक्शन सप्लाई इज द लिविंग फोर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ये पहली बार जिस केस में कहा गया था वो केस है मोहिंदर सिंह गिल एंड अनदर्स वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यू दिल्ली एंड अदर्स 1978 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को एक इंडिपेंडेंट बॉडी माना गया था और फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए उनको जो है कहा, इनको ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही जो है इलेक्शन कमिश्नर को जब आचार संहिता लगने के बाद में एक इंडिपेंडेंट पावर देता है इलेक्शन कमिश्नर को, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह फंक्शन करते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए उनपे कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, उनपे कोई रोक नहीं लगा सकता, उनके पावर पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं चल सकता। वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल बॉडी की तरह, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह फंक्शन करते हैं। तो उसी पर्टिकुलर केस में डिस्कस किया गया, वहीं से जो है ये जो ऑब्जर्वेशन आया सुप्रीम कोर्ट का वो आया। एक और केस पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है मुकेश किशन पुरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2010 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह कहा गया कि पावर टू ग्रांट अ रेगुलर बेल इंक्लूड्स पावर टू ग्रांट इंटरिम बेल पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, वहीं से पावर मिलती है इंटरिम बेल की, रेगुलर बेल की, पैरोल की, फॉरलॉक की, सबकी पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर एक और केस रिफर किया गया जिसका नाम है सुनील फूलचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो इशू था, जिस पर्टिकुलर अपराध के दौरान जो अपराध इस केस में हुआ था, जिस पे जो है चर्चा, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पे सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा था, वो पर्टिकुलर अपराध था फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। और इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट या उनकी फंक्शनरीज पैरोल ग्रांट कर सकती हैं, और अगर वो रिजेक्ट करती हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजनिंग, देन आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
के दरवाजे खटखटा सकते हैं, यहां से रिलीफ मांग सकते हैं। अगर उनकी रीजनिंग अप्रोप्रिएट नहीं होगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है आपको पैरोल ग्रांट कर सकता है विद स्पेशल रीजनिंग एंड कंडीशंस। देयर आफ्टर एक और केस रिफर किया गया जो है दादू एंड तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000 सुप्रीम कोर्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इस पर्टिकुलर विषय पे, जिसमें ये केस है सेक्शन 32A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। जो एनडीपीएस एक्ट है उसके एक्ट है 1985 का, उसके सेक्शन 32A जो बात करता है कि अगर आपको कन्विक्शन हो जाता, अगर आपको सजा हो जाती है, सजा होने के बाद में अपील स्टेज पर जो अपीलेट कोर्ट को पावर होती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, उस पर्टिकुलर पावर को इस एक्ट ने क्या किया है, प्रोहिबिट किया है। मतलब एक्ट ने ही प्रोहिबिट कर दिया है कि अपील के दौरान अगर किसी को कन्विक्शन हो जाती तो आप उसको बेल ग्रांट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में भी पैरोल या इंटरिम बेल या इंटरिम टेम्परेरी रिलीज जो है उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अपनी पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए आपको इंटरिम बेल, टेम्परेरी बेल या पैरोल ग्रांट कर सकते हैं उस केस में जहां पे आपको एनडीपीएस एक्ट में सजा हो गई है। ये ऑब्जर्वेशन था, ये रीजनिंग थी इस केस में जिसका नाम है दादू एलियास तुलसीदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब समझते हैं ये केस। इस केस में जहां पे अगस्त 2022 से इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल, प्रोसिक्यूशन ने क्या रेफरेंस रखा, प्रोसिक्यूशन ने क्या अपना सबमिशन रखा, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इनको 9 बार सम्मन या नोटिस भेजी गई और ये ईडी के दफ्तर पर्सनली प्रेजेंट नहीं हुए। ये चीज गलत थी, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये निगेटिव फैक्टर है। बट इसके बाद हम ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। He has no criminal antecedents, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है इनका। He is not a threat to society। और जो इनकी पार्ट, मतलब ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि he is a leader of one of the national parties। So one of the national parties के लीडर हैं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, थ्रेट टू सोसाइटी नहीं है। और जिस पर्टिकुलर मामले में इनको अरेस्ट किया गया उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, तो उस कंडीशन में जो जनरल लोकसभा इलेक्शन है उसकी कैंपेनिंग करने के लिए, जो कि हमारे लोकतंत्र का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, उस कंडीशन में लोकतंत्र के इतने इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि आत्मा है लोकतंत्र की, इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, उसकी कैंपेनिंग करने के लिए हम इनको इंटरिम बेल देते हैं, इनको रिलीज करते हैं। और जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इशू that is the legality and validity of his arrests itself under challenge before this honorable court, वहां पे हम इतना हार्श व्यू नहीं ले सकते हैं। हमको हार्मोनियस या हमको एक लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा। और जहां पे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, थ्रेट टू सोसाइटी नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हमारे यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज हैं उनके लीडर हैं, उनको हम इंटरिम बेल ग्रांट करते हैं, उनको अग्रिम जमानत ग्रांट करते हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको अग्रिम जमानत ग्रांट की। 1 जून तक उनको अग्रिम जमानत ग्रांट की गई है और 2 तारीख को वो सरेंडर करेंगे। इसमें कुछ कंडीशंस मेंशन किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कंडीशंस देख लेते हैं। वो कंडीशन जो मेंशन किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो कंडीशन है दैट ही 50,000 रुपए के जो बेल बॉन्ड है और लाइकवाइज वन श्योरिटी के बेसिस पे, जो कि ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ जेल सुप्रिटेंडेंट के सेटिस्फेक्शन पे उनको छोड़ा जा सकता है। 50,000 रुपए की बेल बॉन्ड और लाइकवाइज की एक वन श्योरिटी। देयर आफ्टर द सेकंड कंडीशन मेंशन की दैट शी शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटेरिएट। वो चीफ मिनिस्टर और दिल्ली सेक्रेटेरिएट का ऑफिस विजिट नहीं करेंगे, ये सेकंड कंडीशन मेंशन की गई। थर्ड कंडीशन मेंशन की गई दैट ही शैल बाउंड बाय द स्टेटमेंट मेड ऑन हिज बिहाफ दैट ही शैल नॉट साइन ऑफिशियल फाइल्स, कि वो ऑफिशियल फाइल साइन नहीं करेंगे अनलेस इट इज रिक्वायर्ड नेसेसरी फॉर ऑब्टेनिंग क्लियरेंस एंड अप्रूवल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर की दिल्ली के अप्रूवल और क्लियरेंस के बाद ही वो साइन करेंगे, वो वैसे नॉर्मल कोर्स में ऑफिशियल फाइल साइन नहीं करेंगे। द फोर्थ कंडीशन जो मेंशन की गई वो मेंशन की गई दैट ही शैल नॉट मेक एनी कमिटमेंट और कमेंट
विद रिगार्ड टू हिज रोल इन द प्रेजेंट केस, जो ये प्रेजेंट केस जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर वो पर्सनली कोई कमेंट पब्लिक प्लेस या पब्लिक प्लेटफॉर्म या कहीं पे भी नहीं करेंगे। और 5वीं कंडीशन मेंशन की गई दैट ही शैल नॉट इंटरैक्ट विद एनी विटनेसेस, किसी विटनेस से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, कोई एविडेंस टैंपर नहीं करेंगे, जो भी नॉर्मल कंडीशन मेंशन कर दी जाती है बेल देने के द्वारा, वो कंडीशन मेंशन की गई। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रीजनिंग दी गई है ये इंटरिम बेल तक ही सीमित है, इसका जो मेन इशू है लीगैलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हिज अरेस्ट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उस पे जो है ये मेरिट पे नहीं दिया गया, मेरिट ऑफ द केस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इंटरिम बेल तक ही सीमित है। So these are the observation given by the Honorable Supreme Court on 10th May 2024, on the basis of which the interim bail has been granted to the Arvind Kejriwal, जिससे वो अपनी कैंपेनिंग कर सके, इलेक्शन कैंपेनिंग, जनरल इलेक्शन और 18th लोकसभा इलेक्शन जो चल रहा है। सो ये था मेरे द्वारा जो मैंने आपको अपनी साधारण भाषा में जो जजमेंट का जो एक ब्रीफ था वो रखा आपके समक्ष, और आपसे आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और पब्लिक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर आपके जो हैं उस पर शेयर करेंगे, जिस ये करने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, ये समझ में आता है कि आपको ये जो हमारा ये प्रयास है ये पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। अगर पसंद आ रहा है तो हम इसको और 2 गुनी एनर्जी से जो और लेटेस्ट लीगल टॉपिक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स इश्यूज हैं, उसको साधारण भाषा में रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद साधारण भाषा में आप तक लेकर आएं और आपको जो है आपके सामने पेश करें। सो विदा चाहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट।